आज क्लास 12th में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी से पहला वाला चैप्टर हमने पढ़ा है कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, यानी कि मेनली जो मेन पॉइंट था वो ये था कि हम रिकॉम्बिनेट डीएनए तैयार करते हैं। रिकॉम्बिनेट डीएनए एक इस तरह का डीएनए है जिसमें दो अलग अलग वांछित जीन को या फिर किसी एक वांछित जीन को निकालकर किसी दूसरे जीव में डाला जाता है उसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए। तो अब ये जो सुधार है वो हम कहाँ कहाँ करते हैं, वही उपयोग है। जो डीएनए हमने बनाया है रिकॉम्बिनेट डीएनए, उस डीएनए का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं ये इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के अंदर हमने पहले भी पढ़ा था, जो भी रिकॉम्बिनेट डीएनए द्वारा तैयार किए गए जीव हैं वो जीएमओ कहलाते हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये आनुवांशिक रूप से परिवर्तित हो जाते हैं और इनके अंदर कुछ विशेष गुणों को हम डाल सकते हैं। जैसे आज अभी जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं बहुत सारे, उनमें एक एक्सपेरिमेंट ये भी है कि जो जुगनू के अंदर चमकने वाला फॉस्फोरस जिसकी वजह से उसमें चमक पैदा होती है, उस जीन को निकालकर रात में सड़क के किनारे लगाए जाने वाले पेड़ पौधों में डाल दिया गया है ताकि वो रात को जो है चमके और जो सड़क है उसके चारों तरफ रोशनी बनी रहे। तो ये भी एक रिकॉम्बिनेट डीएनए का तरीका है जिससे हम उन पेड़ों में भी लाइटिंग की प्रोसेस जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ जैव प्रौद्योगिकी का जो सबसे पहला प्रयोग है वो हम कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में हम जैव प्रौद्योगिकी को किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। देखो, जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कृषि में या एग्रीकल्चर में क्यों किया जाता है, इसके बारे में हमने एक पहले भी पढ़ा था। जैव आवर्धन, विषैली चीज़ें हमारे हर पोषण स्तर पर बढ़ते चले जाते हैं जो हमारे शरीर में इकट्ठा होती हैं, जिनकी वजह से कैंसर या ट्यूमर जैसे या कई और चर्म रोग हैं या सांस संबंधी रोग बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां हमारे शरीर में धीरे धीरे जो हैं उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो ये रासायनिक पदार्थ हर स्तर में घटने की जगह बढ़ते चले जाते हैं। तो सभी वैज्ञानिकों का लोगों का ध्यान इस ओर गया कि रासायनिक कृषि को कम करके हम यहाँ पर जैविक कृषि को अगर बढ़ाएं तो इससे हमें नुकसान भी कम होगा और उसका फ़ायदा भी है, क्योंकि केमिकल जो है कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, वो किसी न किसी अवस्था में बना ही रहता है। तो इसके लिए क्या किया गया, देखो, एक तो हम पढ़ते हैं कि जैविक खाद बनाएं, हरी खाद बनाएं या कंपोस्ट खाद जो हैं, वर्मी खाद जो हैं, जैसे केचुए से बनाई जाने वाली या फिर जानवरों के गोबर से तैयार होने वाली खाद है या फिर दलहनी फसलों के अवशेष से तैयार होने वाली खाद है। तो ये सारी जैविक कृषि के अंदर ही आती हैं, जिससे कि हम पौधे में जो है रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कम करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि अगर हम पौधे को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें, इतना उन्नत बना दें कि उसके अंदर अपने आप ही सूखे से लड़ने के लिए, गर्मी से लड़ने के लिए, पानी की कमी से लड़ने के लिए या कीटों या फिर अन्य रोग कारकों से लड़ने की क्षमता स्वयं ही विकसित हो जाए, तो हमें और किसी भी रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम उन्हें आनुवांशिक रूप से परिवर्तित करते हैं ताकि उनमें इस तरह की क्वालिटी विकसित हो सके, और ये तभी संभव है जब हम किसी जीन को उसमें ट्रांसफ़र करें। तो जब कोई भी बाहरी जीन किसी दूसरे जीव के अंदर डाला जाता है, जैसे सपोज़ करिए कि हम हैं, हमारे अंदर अगर किसी दूसरे जीव का जीन डाल दिया जाए तो वो ट्रांसजीन कहलाता है, क्योंकि ट्रांसफ़र किया हुआ जीन है। तो हमारे अंदर अगर कोई बाहरी जीन डाला जाएगा तो हम वहाँ पर क्या कहलाएंगे, ट्रांसजेनिक जंतु। हम हो जाएंगे ट्रांसजेनिक जंतु, और जो जीन ट्रांसफ़र किया गया वो हो जाएगा ट्रांसजेनिक जीन। ठीक है, ये बोर्ड पेपर में पूछा जाता है ट्रांसजीन क्या है, या इन्हें कहते हैं पारजीवी। देखो, परजीवी और पारजीवी दोनों में बहुत अंतर होता है। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरों पर पोषण के लिए निर्भर करते हैं, पारजीवी का मतलब होता है जो दूसरे जीवों द्वारा लिया गया जीन स्थानांतरण करके तैयार किए गए जीव हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस दोनों ध्यान रखें। ये बोर्ड में एक बार पूछा भी गया है, पारजीवी को समझाइए या पारजीवी किसे कहते हैं। तो हम ऐसा करते क्यों हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि अधिक उत्पादन हो, उसमें कम समय लगे, ठंडा, सूखा, लवण या इन चीज़ों से वो सुरक्षित रहे पौधे, रासायनिक कीटनाशकों की निर्भरता कम हो जाए, ठीक है, खनिज की क्षमता में वृद्धि हो जाए, वो हर तरह से अपने आप को सक्षम बना सकें। तो इसमें क्या है, जो आनुवांशिक रूपांतरित पादप है उसके अंदर हम पहला हमारा उदाहरण है कीटरोधी पादप।
ठीक है। ऐसे पादप जिनमें कीटों के प्रति अपने आप ही उनसे लड़ने की क्वालिटी आ जाती है। देखो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या पढ़ा था, किसी एक वांछित डीएनए से डीएनए खंड को अलग करें, उसको किसी वाहक में डालें और वाहक के बाद फिर उसे किसी भी जीव के लिए जिसमें हम उसे डालना चाहते थे, जिसके लिए हमने उसे निकाला था, उसमें स्थानांतरित कर दें। जैसे यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्रूएंजियोसिस। ये हमने वहाँ भी पढ़ा था जहाँ हमने सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में पढ़ा था कि ये किस तरह से हमारे कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसे शॉर्ट में बीटी कहते हैं, ठीक है। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीटी, ठीक है। बीटी का मतलब हो गया बी से बैसिलस, टी से थ्रूएंजियोसिस। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्रूएंजियोसिस, जिसमें एक वांछित जीन या डीएनए खंड है जिसमें क्राई प्रोटीन बनती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है, ये जो टुकड़ा है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टुकड़ा है, माना सपोज करिए कि यहाँ पर क्राई प्रोटीन उत्पन्न करने वाला जीन है, तो हमें इस बैक्टीरिया से ये जीन चाहिए, क्योंकि हम इस जीन को अलग करेंगे तभी किसी में डाल पाएंगे, ठीक है। तो हमारा वांछित जीन या डीएनए खंड किस में है, बीटी में है, यानी कि बैक्टीरिया में है, जिससे हमें अलग करना है। हमने इसको अलग किया। अलग करने की प्रोसेस वही है, एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे, फिर उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, अलग करेंगे, फिर लाइगेज से इस वाहक के साथ जोड़ेंगे, फिर उसे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। हमने इस जीन को निकाला और जीन को निकालकर यहाँ पर एक और कोशिका मैंने बनाई है वाहक की। ये भी एक जीवाणु कोशिका है जिसका टीआई प्लाज्मिड नाम है। ये यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड जो है वो वाहक के रूप में काम करेगी। वाहक मतलब होता है जो अगली किसी भी चीज़ का अगले जीव तक या अगली पीढ़ी तक वहन करे। तो यहाँ पर हमने बैक्टीरिया से जीन को निकाला और वाहक के डीएनए के साथ जोड़ दिया। प्लाज्मिड डीएनए बहुत आसानी से किसी भी डीएनए के साथ कनेक्ट हो जाता है, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। जब हमने इसको जोड़ दिया तो इस प्लाज्मिड डीएनए को हमने जीन गन की सहायता से, आपको ध्यान हो, जीन गन हमने वो यंत्र बताया था जिसकी सहायता से पादप कोशिकाओं में डीएनए को डाला जाता है। तो हमने इस प्लाज्मिड डीएनए को, जो टीआई है, इसके डीएनए को जीन गन की सहायता से एक कॉटन प्लांट में डाल दिया, कपास के पौधे में, ठीक है। कपास के पौधे में जो कीट होते हैं, सूक्ष्म कीट जो हैं, उनके लार्वे इन पौधों को खा जाते हैं, इनके कलियों को खा जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक दिखा देती हूँ, इसकी कली को काट देते हैं बीच में से, तो ये पूरी तरह से खिल नहीं पाती है, यानी कि सूखने लगती है और कपास की फसल जो है वो ख़राब हो जाती है इन कीटों की वजह से। अब यहाँ पर हमने इसको क्यों लिया है, देखो ये जो बैसिलस थ्रूएंजियोसिस है वो क्राई प्रोटीन नाम का एक विशेष तरह का प्रोटीन बनाता है जो इस कपास में लगने वाले जो कीट हैं, जो कीड़े हैं, उनके लार्वों को मारने का काम करता है। कैसे मारता है, देखो ये जो प्लाज्मिड की सहायता से जीन यहाँ डाला गया है, ये जीन कपास के पौधे की हर डीएनए में जुड़ जाता है और उसके अंदर निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जैसे ही कोई कीट इसे खाना शुरू करता है तो ये जीन जो है, जो क्राई प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन के साथ उस कीट के लार्वे में चला जाता है और लार्वे के आहार नाल में सक्रिय होकर उसके लिए पॉइजन का काम करता है, ठीक है। और जब पॉइजन का काम करता है तो उस पॉइजन की वजह से उसकी आहार नाल अवरुद्ध हो जाती है, जिसकी वजह से वो भोजन ना पाने के कारण मर जाता है। तो इस तरह से हम कपास के पौधे को कीड़ों से बचा सकते हैं। तो इसमें हमने नेचुरली इस गुण को डाल दिया कि ये अपने आप को बचा ले, हमें अब कोई रासायनिक का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा इसको बचाने के लिए। इसके अंदर हमने एक जीन पहले डाल दिया है कि वो अपने आप को जो है इन कीटों से बचा ले। तो इस प्रकार बने हुए जो कपास है उसे हम बीटी कॉटन कहेंगे, क्योंकि बीटी के जीन को हमने इसमें स्थानांतरित किया है। ये जो जीन है इसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक जीन, क्योंकि इसको ट्रांसफ़र किया गया है। और ये जो पौधा बन गया है ये है ट्रांसजेनिक पादप, ठीक है। पादप है, ये कहलाएगा ट्रांसजेनिक पादप, और जीन है तो जीन कहलाएगा ट्रांसजेनिक जीन या पार जीन, ठीक है। और इस तरह के जो पौधे बने हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, बीटी कॉटन या बीटी बैगन, जिसमें भी आप इस्तेमाल करो, जिस पौधे में भी, चाहे बैगन में कर रहे हो तो बीटी बैगन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कपास में कर रहे हो यानी कि कॉटन में कर रहे हो तो बीटी कॉटन हो जाएगा। अगर आप तंबाकू में कर रहे हो तो बीटी तंबाकू हो जाएगा,
ठीक है, टोबैको जो होता है। तो इस तरह से जिसमें भी आप इस्तेमाल करोगे उसके आगे हम BT वर्ड का यूज़ करेंगे। अब देखो इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे कृमि जो हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक कृमि यानी कि सूत्र धागे के जैसे पतले कृमि जो हैं जंतुओं में, पादपों में, सभी में रोग पैदा करते हैं। जैसे एस्कैरिस होता है ना, फीता कृमि है, टेप वर्म जिसे कहते हैं, या फिर हुक वर्म है, या लीवर फ्लूक है। ये सारे ऐसे कृमि हैं जो हमारे हाथ में रहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे पेड़ पौधों में भी कुछ कृमि हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन कृमि से बचने के लिए एक बैक्टीरिया से जीन को अलग किया गया है। सेम वही बात है, यहाँ पर सपोज करिए कोई जीन है, ये DNA खंड हमें चाहिए, ये वांछित DNA खंड है और ये पारजीव जीन है जिसका इस्तेमाल हमें करना है। ये हमें मिलता है एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु से। जैसे ये हमें मिला था बैसिलस थ्रूएंजियोसिस से, ये हमें मिलता है एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से। ये किससे बचाता है? जो सूक्ष्म कृमि है, ये कीटों से बचाता है और ये कृमि से बचाता है। तो इसमें से जो भी वांछित DNA खंड है उसको हमने अलग कर लिया और इससे हमने tDNA को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया और प्लाज्मिड को फिर हमने किस में डाला? सपोज करिए बैगन में डाल दिया, ठीक है। और बैगन जो है वो इन कृमियों से अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी वो जीन आ चुका है इस tDNA के माध्यम से, जिसके द्वारा ये कृमि से अपनी सुरक्षा कर सके। तो ये आज का टॉपिक है हमारा, जिसमें हम एग्रीकल्चर में यानी कि जो कृषि है उसके क्षेत्र में किस तरह से GMO तैयार कर सकते हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हैं, किस तरह से BT पादपों को तैयार कर सकते हैं, किस तरह से पारजीवी या पारजीन को तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। इसके अंदर और वीडियो ज़रूर देखा करो, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप सुनकर भी याद हो जाती हैं, समझ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।